हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से झारखंड बोर्ड क्लास 11वीं के लिए इकोनॉमिक्स के उन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बात करेंगे जो कि भारतीय आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर टोटल हम लोग 40 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने जा रहे हैं जो कि केवल हिंदी माध्यम में है और सभी प्रश्न एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, इसलिए आप शुरुआत से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सभी प्रश्न यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको जैसा जैसा वैसा ही आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है, लंबे समय तक आपको कंसेप्ट याद रहेगा। ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र को धन से संबंधित जो है वो यहाँ पर बतलाया गया है एडम स्मिथ द्वारा। एडम स्मिथ ने ही कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अंग्रेजी में इन्होंने डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। और वेल्थ का मतलब हम लोग धन समझते हैं और संपत्ति भी। तो कई जगह पर यहाँ पर ना लिखा जाएगा कि अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है, किसने कहा है, तब भी आप सही जवाब एडम स्मिथ ही समझना, क्योंकि हमने कहा वेल्थ का मतलब धन भी होता है और संपत्ति भी। अगले सवाल पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है। तुम लोग जानते हैं एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक या फिर अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ हैं। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिए, क्वेश्चन संख्या तीसरा क्या कह रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशंस के रचयिता कौन है। तो वेल्थ ऑफ नेशन एक किताब है जिसकी रचना 1776 ईस्वी में हुई है। ध्यान रखिएगा 1776 ईस्वी में ये बुक प्रकाशित हुआ था और इसके राइटर कौन है, तो एडम स्मिथ हैं। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था एडम स्मिथ ने और ये किताब वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल ध्यान दीजिए, क्वेश्चन संख्या आपका है चौथा। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि धन की धारणा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई। तो देखिए धन से संबंधित विचारधारा जो रहा है वो एडम स्मिथ का रहा है। तो एडम स्मिथ ने धन की धारणा का प्रतिपादन किया है अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि किसने कहा अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो ध्यान रखिएगा मानव के कल्याण के साथ जोड़ा है विचारधारा किसने, मार्शल ने, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल ने। एडम स्मिथ ने धन से संबंधित विचार दिया था, लेकिन मार्शल ने जो वो मानव के कल्याण से संबंधित विचार यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर जाते हैं। क्वेश्चन संख्या हमारा होगा छठा। छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक किताब है, कह रहे हैं कि इसकी रचना किसने किया है, मतलब राइटर कौन है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के। तो सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा था और ये किताब प्रकाशित हुआ था 1890 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। क्वेश्चन संख्या सातवां। सातवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। ध्यान रखना जीवन के सामान्य कारोबार का मतलब होता है मनुष्य का आर्थिक कार्य, मतलब मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए या फिर रोजगार प्राप्ति के लिए या फिर धन प्राप्ति के लिए जितने भी कार्य करता है उन सभी कार्यों को अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं, जीवन का सामान्य कारोबार, जिसको हम आर्थिक कार्य समझते हैं। ठीक है, मतलब कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है, तो ऐसा बात कहा था अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल कहते थे कि अर्थशास्त्र जो है ना मुख्य रूप से मनुष्य के द्वारा किए गए आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, मतलब हम लोग अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, इसी बात को यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल ने अपने शब्दों में बताया है। आगे देखो क्वेश्चन संख्या आठवां। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानव को धन से अधिक महत्वपूर्ण माना है। देखिए मानव को ज्यादा महत्व दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि धन से संबंधित जब हम लोग बात करते हैं तो धन पर ज्यादा जोर डाला था एडम स्मिथ ने। किसने, एडम स्मिथ ने धन संबंधी विचार जो है दिया था, लेकिन मार्शल ने जो है वो मानव के कल्याण के साथ जो है वो अर्थशास्त्र को जोड़ने का काम किया। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि मानव को है ना ज्यादा महत्व दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने, लेकिन धन को ज्यादा महत्व दिया था किसने, एडम स्मिथ ने। ठीक है, चलो
आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है? तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। सीधा स्टेटमेंट आप यहां से पकड़ना कि कल्याण संबंधी जो है बात हो रहा है, तो कल्याण पर जो है ना बात किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, चलो अगला देखिए क्वेश्चन संख्या 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्थशास्त्र में कल्याण की धारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कल्याण संबंधी विचार दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने, और इन्होंने ही जो है वो किताब लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में प्रकाशित हुआ। और उसी किताब के अंदर हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान कहा है? तो ऐसा स्टेटमेंट दिया था किसने? यहाँ पर रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है या फिर चुनाव का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर है 12, और 12वें नंबर में कह रहा है कि एन ऐसे, है ना, ऐसे का मतलब होता है लेख, एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस के लेखक कौन है? तो ये किताब है जो कि 1932 में प्रकाशित हुआ था, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस आप शॉर्ट में कह सकते हैं इसको, जो कि 1932 में किताब ये प्रकाशित हुआ है। और इनके राइटर कौन है, ऑथर कौन है? तो प्रोफेसर रॉबिन्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 13वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने दुर्लभता संबंधी धारणा जो है प्रस्तुत की है? मतलब कि स्कैर्सिटी का जो कंसेप्ट है वो किसने बताया था? तो रॉबिन्सन ने बताया था, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन संख्या 14 क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, यह कथन किसकी है? देखो, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, मतलब इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिकल ऑफ चॉइस। तो यहाँ पर ध्यान रखना, रॉबिन्स ने ही जो है वो यहाँ पर तर्क जो है वो विज्ञान कहा था कि अर्थशास्त्र तर्क का जो है विज्ञान है या फिर अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। ये रॉबिन्स का ही स्टेटमेंट था जिन्होंने दुर्लभता संबंधी विचार अर्थशास्त्र में दिया है। क्वेश्चन संख्या 15 देखिए क्या कह रहा है। 15वें क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्थशास्त्र में विकास की धारणा यानी कि डेवलपमेंट कंसेप्ट प्रस्तुत की गई, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन आप जानते हैं, सैमुअल्सन ने जो है वो ऐसा कहा था कि चुनाव सिर्फ अभी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि भविष्य में भी हमें जो है चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इन्होंने बात जो है ना अभी के साथ साथ में भविष्य के साथ भी जोड़ दिया था, इसलिए इनके स्टेटमेंट को विकास संबंधी विचार माना जाता है। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 16वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस खाली स्थान थे। देखो, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जो है वो एक क्या है? अर्थशास्त्री हैं, एक बहुत बड़े जो है वो सांख्यिकी के जानकार भी हैं। तो भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है इनको, पीसी महालनोबिस को, जिनके जो है ना मॉडल को सेकेंड 5 ईयर प्लान में यूज किया गया था भारत के अंदर। जब दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी थी तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में यानी कि इनके मॉडल को इस्तेमाल में लाया गया था। ठीक है, प्रयोग किया गया था। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, उन्हीं के मॉडल पर बेस्ड था, जिनको हम लोग कहते हैं पीसी महालनोबिस मॉडल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन संख्या 17 क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र जो है ना आर्ट्स भी है यानी कि कला भी, और विज्ञान भी यानी कि साइंस भी, तो दोनों होगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कला भी है, विज्ञान भी है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर है 18वें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री कौन सी होगी? क्या हम लोग केवल इसमें उत्पादन की बात करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम लोग केवल उपभोग की बात करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग दोनों बात करते हैं ना, उत्पादन का भी, उपभोग का भी, वितरण का भी, और इसी प्रकार से जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है वो सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री कहलाएंगी। ठीक है, आगे जाते हैं क्वेश्चन संख्या 19 पर। 19वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। आर्थिक क्रिया हम लोग किसको कहते हैं? वे सभी क्रियाएं जो आय प्राप्ति, रोजगार प्राप्ति या धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो ऐसी क्रियाएं जो है क्या होती है? उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, सभी क्या है यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन संख्या 20 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध
अर्थशास्त्र से नहीं है, यानी कि हम लोग किस बात का अध्ययन इकोनॉमिक्स में नहीं करते हैं, तो सरकार के गठन का अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में नहीं करते हैं। बाकी हम लोग अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जो कि है उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, निवेश। इस तरह की हम लोग बात अर्थशास्त्र में करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, देखो क्वेश्चन संख्या 21 क्या कह रहा है कि वे सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती हैं कहलाती हैं। तो हमने कहा कि वो सभी क्रियाएं जहां से हम आय सृजन कर सकते हैं, इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, है ना, रोजगार सृजन कर सकते हैं, यानी कि तो वो सभी क्रियाएं जो है ना आर्थिक क्रिया कहलाएगी, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 22वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शिक्षक द्वारा, है ना, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है। तो देखो टीचर जब अपने बेटे को पढ़ाएंगे या फिर बेटा को पढ़ाएंगे तो यहाँ पर वो आर्थिक क्रिया हो जाएगा, यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन संख्या 23 क्या कह रहा है कि मानवीय संसाधनों के विकास के लिए खाली स्थान आवश्यकता है। तो मानवीय संसाधन अगर आप बनना चाहते हैं, एक मानव से मानवीय संसाधन हम तभी बन सकते हैं जब हमारे अंदर शिक्षा हो जाएगा, यानी एजुकेट हो जाएंगे हम, ठीक है, शिक्षित हो जाएंगे। जब स्वास्थ्य हमारा बेहतर होगा तो तभी जाकर के हम क्या बनते हैं, मानव से मानवीय संसाधन बन जाते हैं, ताकि हमारी जो योग्यता है या फिर हमारी जो क्षमता है वो हम अपने देश के लिए जो वो दे सकें। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या 24वें क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं हमें मालूम है। यहाँ पर देखो भूमि, तेल संसाधन, बिल्कुल, वन संपत्ति, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये सब सभी क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, जो कि प्रकृति ने सभी जीवों के लिए, केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के लिए बिल्कुल मुफ्त में प्रदान किया है, लेकिन मनुष्य ने उसे जो वो अपने हित के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या जो है वो 25 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन अनवीनीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। अच्छा ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कौन सा ऐसा रिसोर्स है जिसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में शामिल नहीं करते हैं, तो वो हमारा होता है सोर्स। यहाँ पर कौन सा, सौर ऊर्जा का, मतलब कि हमारा जो सोलर एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन संख्या 26वें क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या को कहते हैं। देखिए जहां पर भी हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या का अध्ययन किया जाता है, और चुनाव की समस्या का अध्ययन करने का मतलब है हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं, आर्थिक समस्या का अध्ययन करते हैं। देखो चुनाव की समस्या ये तभी उत्पन्न होती है जब हमें जो है वो हम समझते हैं कि रिसोर्सेज का डिमांड, यानी कि डिमांड फॉर रिसोर्सेज जब ज़्यादा होगा, रिसोर्सेज की डिमांड जब ज़्यादा होती है और रिसोर्सेज का जो सप्लाई है, यानी कि सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज जो है कम है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं दुर्लभता की स्थिति। और जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति हुआ वहाँ पर हमें चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है, और चुनाव की उसी समस्या को हम फिर आर्थिक समस्या कहते हैं, और इसी आर्थिक समस्या का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 27 पर। 27वें क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। ये बता दीजिए कि आर्थिक समस्या हमारे पास क्यों आता है ना। क्या हमारे पास साधन जो वो सीमित आवश्यकताएं हैं, नहीं। साधनों का एकल प्रयोग है, बिल्कुल नहीं। संसाधनों का प्रचुर, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रचुरता तो हमारे पास है ही नहीं संसाधन का ज़्यादा। संसाधनों की दुर्लभता के कारण, बिल्कुल सही, मैंने जो अभी बताया आपको कि दुर्लभता की स्थिति क्या होती है कि रिसोर्सेज का डिमांड ज़्यादा हो रहा है और रिसोर्सेज का उतनी सप्लाई है ही नहीं मार्केट में। जैसे मान करके चलिए कि हम 100 कॉपी जो है डिमांड कर रहे हैं, 100 कॉपी हमको चाहिए, लेकिन मार्केट के अंदर में जब हम गए तो पता चला कि नहीं, मार्केट में मात्र जो है वो 80 कॉपी ही उपलब्ध हैं। जिस तरह की हम कॉपी का डिमांड कर रहे हैं उस तरह का कॉपी जो है वो हम डिमांड कर रहे हैं 100, लेकिन मिल पा रहा है मात्र मुझे 80। तो हम कह सकते हैं कि हमारी डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई मार्केट में उतनी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है ना 20 इकाई के बराबर हमारे पास दुर्लभता उत्पन्न हो गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या है 28वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आर्थिक समस्या कब उत्पन्न नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, आर्थिक समस्या तभी उत्पन्न नहीं होगा जब हमारे पास संसाधन असीमित हो जाएंगे, अनलिमिटेड हो जाएंगे, तो कभी भी हमारे पास आर्थिक समस्या नहीं आती। ठीक है, जब हमारे पास पैसे खूब हो जाते, रिसोर्सेज खूब हो जाते, तो कभी भी आर्थिक समस्या उत्पन्न होता क्या, कभी भी नहीं। हम सारी इच्छाएं, सारी जरूरतें पूरी कर लेते। यहाँ पर देखो,
यहाँ पर है पहले खालिस्तान, फिर कह रहा है कि सभी समस्याओं की जड़ है। तो देखो अभाव को ही हम लोग कहते हैं दुर्लभता। अभाव ही जो है क्या है, सभी समस्याओं की मूल जड़ है। ठीक है, अगर अभाव नहीं उत्पन्न होता, दुर्लभता उत्पन्न नहीं होती, तो कभी भी आर्थिक समस्या नहीं उत्पन्न होता। इस बात को ध्यान रखिए। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन संख्या 30 कह रहे हैं कि दुर्लभता एक ऐसी स्थिति है जब किसी वस्तु की मांग क्या होती है, पूर्ति से अधिक होती है। बिल्कुल, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा कि जब पूर्ति से, है ना, जब पूर्ति से अधिक हो जाती क्या, मांग, है ना, मतलब जब किसी वस्तु की मांग ज़्यादा होती है और उसकी पूर्ति कम होती है, तो निश्चित तौर पर उस समय ही हमारे पास दुर्लभता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 31वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था वर्गीकृत किया जाता है, मतलब कि इकोनॉमी को क्लासिफाई किया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, बिल्कुल, समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, बिल्कुल, और मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भी। लेकिन ध्यान रखना, ये जो अर्थव्यवस्था के तीनों प्रकार हैं, ये हैं नियमन और नियंत्रण के आधार पर। नियमन मतलब रेगुलेशन, ठीक है, नियमन एवं कह सकते हैं नियंत्रण के आधार पर, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था को रेगुलेट या कंट्रोल कौन कर रहा है, इस आधार पर अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जहाँ पर निजी क्षेत्र का जो है वो नियंत्रण रहता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार का जो है नियंत्रण रहता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिलकर के काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कंट्रोल या मैनेजमेंट इस प्रकार से बना हुआ है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पर कह रहा है कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है, तो इन सभी रूपों में हम लोग अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत करते ही हैं। किस आधार पर, नियमन और नियंत्रण के आधार पर, इस बात को ध्यान रखना। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन संख्या 32वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। देखो, उदारवादी होने का मतलब है जहां सरकार ने, है ना, भौतिक प्रतिबंधों को कम कर दिया हो, या फिर जो भी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से रिस्ट्रिक्शंस लगाया है उसको कम कर दिया है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था होती है उदारवादी अर्थव्यवस्था। और ऐसा सिर्फ होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका नगण्य होती है या फिर बहुत कम होती है। गवर्नमेंट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कम हस्तक्षेप करती है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। आगे जाते हैं क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 33 पर। 33वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली, देखो आर्थिक प्रणाली का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, ठीक है। आर्थिक प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इकोनॉमिक सिस्टम, और हिंदी में दूसरे रूप में हम क्या जान रहे हैं, अर्थव्यवस्था। तो कह रहे हैं कि किस तरह की अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है, मतलब कि जो भी वस्तु या सेवा उत्पादन हुए हैं उसका वितरण वहां के लोगों के क्रय क्षमता के आधार पर होता है, परचेजिंग पावर के आधार पर होता है। ऐसा किस तरह की आर्थिक प्रणाली में देखा जाएगा, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा देखा जाता है जहां मेन मकसद रहता है लाभ कमाना। तो फ्री में वहां पर तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं गुड्स एंड सर्विसेज का, किस आधार पर होगा, क्रय क्षमता के आधार पर होगा। यानी कि अगर आपके पास परचेजिंग पावर है, खरीदने के लिए आपके पास पैसे हैं या संसाधन है, तब आपको आसानी से यहाँ पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मेन मकसद रहता है इंडिविजुअल प्रॉफिट यानी कि व्यक्तिगत लाभ। इसी तरीके से जाते हैं क्वेश्चन संख्या 34 पर। 34वें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता है। ध्यान रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी लोग रहते हैं सभी को पूर्ण रूप से आर्थिक स्वतंत्रता रहती है, जिसको हम कहते हैं फुल इकोनॉमिक फ्रीडम। ये कहाँ पर मिलता है लोगों को फुल इकोनॉमिक फ्रीडम, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि यहाँ पर व्यक्तिगत लाभ या फिर कह सकते हैं इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए ही जो है वो संसाधनों का मैनेजमेंट या कंट्रोल किया जाता है। अगला क्या है, संसाधनों पर निजी स्वामित्व यानी कि प्राइवेट ओनरशिप ऑन रिसोर्सेज। तो ऑप्शन सी भी आपका सही है, बी और ए भी सही है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। आगे जाते हैं क्वेश्चन संख्या 35 पर। 35वें क्वेश्चन जो है वो 35वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस आधार पर काम करता है, तो निजी लाभ के आधार पर काम करता है। उसको अपना सिर्फ प्राइवेट जो है वो बेनिफिट या प्रॉफिट जो भी आप कह सकते हैं, इसको जो है वो इंडिविजुअल प्रॉफिट चाहिए अपना, और उसी आधार पर पूरी अर्थव्यवस्था जो है रेगुलेट होती है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन संख्या 36 क्या कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं को सम्राट कहा जाता है। देखो, किस तरह की अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं को यानी कि कंज्यूमर को वहाँ का सम्राट माना जाता है, तो ऐसा होता है सिर्फ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उनको भगवान समझते हैं वहाँ पर, है ना, कस्टमर्स को। देखो यहाँ पे
अब जाते हैं हम लोग क्वेश्चन संख्या 37 पर। 37वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी है। देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी का यहाँ पर कौन सा विशेषता होगा, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के ना अंदर केंद्रीय नियोजन को महत्व दिया जाता है, यानी कि सेंट्रल प्लानिंग को वहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिसके तहत सरकार नियोजन करके देश के लोगों की भलाई के बारे में या फिर वेलफेयर के बारे में सोच पाती है, समझ पाती है या फिर आर्थिक निर्णय ले पाती है। समझ गए होंगे। चलिए, तो यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य तो हो जाएगा केंद्रीय नियोजन करना। क्या मूल्य संयंत्र की बात हम लोग करते हैं इसमें? बिल्कुल भी नहीं, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ठीक है, संसाधनों पर निजी स्वामित्व, ये भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है, और लाभ का मकसद या फिर लाभ का उद्देश्य भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। लेकिन केंद्रीय नियोजन या फिर सेंट्रल प्लानिंग, ये हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर है 38। 38वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति, ठीक है, सार्वजनिक जो संपत्ति होती है जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, नहीं ये तो निजी हो जाएगा फिर, है ना, प्राइवेट सेक्टर का बात हो जाता है। कह रहा है कि जिस पर निजी व्यक्ति के समूह का अधिकार, नहीं समूह का भी अधिकार होगा, नहीं बिल्कुल नहीं। केवल भूमि संसाधनों से संबंधित है, सार्वजनिक संपत्ति केवल भूमि संसाधनों से नहीं, उन सभी वस्तुओं से संबंधित है जिस पर कि समाज के किसी भी व्यक्ति का स्वतंत्र रूप से अधिकार हो। बिल्कुल सही। देखो समाजवादी का मतलब ही यही होता है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था के भीतर ही हम लोग सार्वजनिक संपत्ति की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल बात सही कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति उन वस्तुओं से संबंधित होती है जिस पर समाज के किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अधिकार होता है। किसी को प्रयोग करने से, आप उस तरह की वस्तु का प्रयोग करने से मना नहीं कर सकते हैं, चूंकि पब्लिक गुड्स है, सभी लोग समान ढंग से उसका इस्तेमाल करेंगे, चाहे तो उनके पास परचेजिंग पावर हो या ना हो, उसको आप बाधित नहीं कर सकते प्रयोग करने से। क्वेश्चन संख्या 39 क्या कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। सह होने का मतलब साथ साथ, अस्तित्व मतलब होना। तो यहाँ पर दोनों साथ साथ में कहाँ पर होंगे, निजी क्षेत्र भी होगा, सार्वजनिक क्षेत्र भी होगा, दोनों साथ साथ में होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था भी ध्यान रखना एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जब सरकार ने कह लीजिए 1948 में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा करी, यानी कि जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो लागू किया गया इंडिया के अंदर में, तब से ही जो वो सरकार ने ये बात को फैसला कर दिया कि कुछ उद्योग धंधे जो है सरकार चलाएगी और कुछ उद्योग धंधे जो है वो निजी क्षेत्रों के हाथों में रहेगा। तो इस प्रकार से 1948 में जब हमारी पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, तो उसी के साथ जो है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के कंसेप्ट को एडॉप्ट कर लिया गया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन संख्या 40वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। बिल्कुल हमने कहा अभी जस्ट 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, और यहाँ पर 1948 में जो है वो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ ही भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के कंसेप्ट को एडप्ट कर लिया, फिर अपना लिया। तो उम्मीद है आज इस वीडियो के अंदर बताए गए कंटेंट को आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर से हम इसी तरह के और भी कंटेंट के साथ अगली वीडियो में, तब तक रखते हैं इतना ही। जय हिंद।